नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग 2 साल के ऊपर हो गए हैं और 2 साल बाद 2024 में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि रशिया दोबारा से अपना जो प्रोडक्शन है इंटरमीडिएट न्यूक्लियर मिसाइल्स का उसको दोबारा से शुरू कर सकता है। और इंटरमीडिएट मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें होती हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है, कितनी दूर तक ये फायर कर सकती हैं, वो 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक होती है। तो रशिया ने स्टेटमेंट दिया कि वो दोबारा से अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा। और ये पुतिन ने और रशिया ने स्टेटमेंट इस वजह से दिया था क्योंकि यूएस ने धमकी दी थी पुतिन को कि यूएस अपनी बहुत सारी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो जर्मनी में तैनात कर देगा रशिया को अटैक करने के लिए। और इसको काउंटर करने के लिए रशिया ने एक स्टेटमेंट दी। तो सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के खिलाफ जो रशियन 2 साल से वॉर लड़ रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की मिसाइल का यूज ही नहीं हुआ? क्या रशिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को इस चीज़ का नहीं पता कि रशिया 3 तरफ से बड़े दुश्मनों से घिरा पड़ा है? वेस्ट की तरफ वो नेटो से, ईस्ट की तरफ वो प्रशांत महासागर में यूएस के जंगी बेड़ों से, और तीसरा वो चाइना से। अब आपको बड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि चाइना का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया रशिया के दुश्मनों में। लेकिन दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था कि 1950 से लेकर 1980 के दशक में रशिया और चाइना के संबंध बड़े ख़राब थे क्योंकि उस ज़माने में कई चीज़ों के ऊपर मतभेद थे इन दोनों ही देशों के लीडर के बीच में। खैर, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये समझो कि रशिया के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है, क्या उन्हें इस चीज़ का नहीं पता कि वो 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा पड़ा और उसके बाद भी रशिया 2024 में कह रहा है कि वो दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करेगा। अच्छा, इसमें एक अजीब बात यह भी है कि रशिया ये कह रहा है कि वो दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करेगा, लेकिन रशिया ने अपना प्रोडक्शन बंद करा क्यों था? इसका सिर्फ एक रीज़न है कि रशिया ने अमेरिका के संग एक ट्रीटी करी थी, और ये जो ट्रीटी थी ये इस वजह से रची गई थी क्योंकि वेस्ट के देश ये चाहते थे कि कैसे भी रशिया को काउंटर करने के लिए उसके आर्म्स पर, यानी कि उसके वेपन्स पर कैसे भी लगाम लगाई जा सके। तो इस वीडियो के अंत तक आप एक चीज़ समझेंगे, पहला कि जो वेस्ट के जितने भी देश हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये किस तरीके की पॉलिसी ड्राइव करते हैं ताकि दूसरे देश को कमज़ोर किया जा सके। दूसरा, भारत 2024 में भी क्यों आज तक वेस्ट के ऊपर आंख मूंद का भरोसा नहीं कर सकता, इस चीज़ को भी आप समझ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट जो मिसाइलें होती हैं उनकी जो रेंज है वो 500 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच होती है। और अगर मैं इसके आपको सिर्फ एक मोटी मोटी रेंज दिखाऊं कि ये कहाँ तक फायर कर सकती है, तो जैसा का पता होगा कि ये रशिया की राजधानी मॉस्को है, और मॉस्को अगर दूर तक फायर करना चाहे 5000 किलोमीटर दूर तक अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिसाइल है उसको फायर करना चाहे, तो वो नो डाउट स्पेन तक फायर कर सकता है। लेकिन एक मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बताऊं, इससे वीडियो थोड़ा सा लगे, रशिया कभी भी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकर जितने भी रशिया के, वो ये सजेस्ट करते हैं कि रशिया कभी भी अगर फायर करेगा कोई भी मिसाइल, शॉर्ट रेंज हो, मीडियम रेंज हो या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, तो रशिया कभी भी वो अपने मेन लैंड से फायर नहीं करेगा, वो करेगा इस इलाके से जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या इलाका है? दोस्तों, ये भी रशिया की एक टेरिटरी है। आपको बताना है कि इस टेरिटरी का नाम क्या है। अगर मैं आपको से एक शॉर्ट में स्टोरी बताऊं कि रशिया जो ये कह रहा है कि दोबारा से प्रोडक्शन वो अपना शुरू करेगा, तो रशिया ने प्रोडक्शन बंद क्यों करा था? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1945 में। 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उसके बाद कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया था और दुनिया के सामने 2 बड़ी जो शक्तियां थी जिनके नाम यूएसए और यूएसआर थे, सामने आ गए थे। आई एम श्योर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में कभी ना कभी पढ़ाई होगा। तो साल आया 1981। यूएसए का जो प्रेसिडेंट बना वो बना रोनाल्ड रेगन, और 1985 तक जो यूएसएसआर है उसकी कमान आ गई मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में। अब ये भी कई जगह दलीलें दी जाती हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव है उसे बनाया ही यूएसए की मदद से था, ताकि जो यूएसए है वो कैसे भी करके यूएसआर को या तो डिसइंटीग्रेट कर सके, या यूएसआर की जो डुओपोली है उसको कहीं ना कहीं, उसकी जो पावर उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो 1985 तक ये दोनों प्रेसिडेंट बन गए थे अपने अपने देशों के। अब ये नाम याद रखिएगा, ये बंदा रोनाल्ड रेगन है और इसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। तो 1985 के बाद से यूएसए और यूएसआर के बीच में वार्ता शुरू हुई, जो बातचीत का दौर है वो शुरू हुआ, और 8 दिसंबर 1987 में एक ट्रीटी साइन हुई। इसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अब इस ट्रीटी की एक खासियत थी कि यूएसए और सोवियत रूस ने ये बोला कि हम जो 1945 के बाद से कोल्ड वॉर की शुरुआत से जो इतने ज़्यादा हथियार बना रहे थे उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, और जो कंट्रोल करेंगे वो उसकी एक रेंज निर्धारित करेगी 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइलें, जो इतनी दूर तक मिसाइलें हमला कर सकती, उन्हें हम डिसआर्मामेंट कर देंगे, यानी कि उनको नष्ट कर देंगे। अब इसमें उसके प्रोडक्शन से लेकर उसके इस्तेमाल, उसके डिप्लॉयमेंट, तीनों चीज़ शामिल थी। तो यूएसए ने और सोवियत रूस ने ये बोला कि हम अपनी जो मिसाइलें उसे कहीं ना कहीं कम कर देंगे, क्योंकि दुनिया में उस समय ये बोला जा रहा था कि आर्म्स रेस लगी हुई, तो ये लगा कि ठीक है, एक शांति के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एक मेन रीज़न था वो सिर्फ ये था कि उस ज़माने में
1985 का अगर हम दौर देखें तो ज़माने में जो फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी है और कहीं काफ़ी हद तक इटली है, ये चारों ही देश ये चाहते थे कि इन्हें किसी भी तरीके की एक अश्योरिटी मिल जाए यूएसए की तरफ से कि यूएसएसआर किसी भी हालत में इन तक डायरेक्ट हमला नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप उस ज़माने का बॉर्डर देखें तो यूएसएसआर का जो बॉर्डर था वो यहाँ तक था, ठीक है, एक मैं रफ मार्किंग कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया का जो बॉर्डर है वो लगभग यहाँ तक था और ये एक बॉर्डर था लगभग, ठीक है, ये एक बॉर्डर था, ये एक बॉर्डर था यूएसएसआर का। तो ये तीनों देश, ये चारों देश ये चाहते थे कि कैसे भी करके एक अश्योरनेस हो कि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो इनकी मेन टेरिटरी तक नहीं पहुंच पाए। तो यूएसए ने बोला कि सुनो, यूएसआर को बोला कि सुनो, हम दोनों के एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं हम दोनों एक दूसरे खत्म कर देंगे। अब इससे यूएसआर को तो घाटा हुआ, लेकिन यूएसए के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि यूएसए तो बहुत दूर बैठा हुआ था। अगर यूएसएसआर को हमला यूएसए के ऊपर करना होता तो उसको लॉन्ग रेंज की मिसाइलें चाहिए थी, और उस जमाने तक भी यूएसएसआर के पास लॉन्ग रेंज की जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो उस जमाने तक डेवलप नहीं हुई थी। तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ थी। खैर, जैसी ही ट्रीटी साइन हुई थी तो यूएसएसआर ने और यूएसए ने, जो ये दोनों देश थे और इन दोनों के जो मित्र मुल्क थे, जैसे यूएसएसआर का जो मित्र मुल्क उस जमाने में थे वो पोलैंड था, ठीक है, रोमेनिया था। तो इन सब के बीच में यूएसएसआर ने इस बॉर्डर के आसपास, क्योंकि ये वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे, तो यूएसएसआर ने ना केवल यूएसएसआर में बल्कि इसके आसपास के जो देश थे जो यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थे वहाँ पर अपनी बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी थी। तो यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने अपने जो मित्र मुल्क है वहाँ पे जो मिसाइलें तैनात थी उनको हटाना शुरू करा, और लगभग 2700 के लगभग मिसाइलें अपनी जो है 1991 तक इनको हटा दिया। और अगर आप में से कुछ लोग अगर मिलिट्री डेवलपमेंट और मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो वो उस इमेज को देख सकते हैं कि किस किस इलाके में यूएसए ने, यूएसएसआर ने अपनी जो मिसाइल हैं वो तैनात कर रखी थी। तो ये जो पूरा एक ब्राउन सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सभी वो हिस्से हैं जहाँ जो कि वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे और यूएसएसआर के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में थे। और 1991 से पहले जो जर्मनी, उसका भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं था, तो जर्मनी भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो यूएसए ने बहुत सारे जो अपनी मिसाइल है वो इस इलाके में तैनात कर सकती थी। आप ये वीडियो रोक के ये सारी डिप्लॉयमेंट के बारे में शॉर्ट में देख सकते हैं। खैर, लेकिन इसके बीच जो सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ वो हुआ कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था, जो ये आईएनएफ वाला जो एग्रीमेंट मैंने आपको बताया कि ये जो हुआ था ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था, लेकिन जो बड़ा इवेंट हुआ वो 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स था। तो जैसे ही कोलैप्स हुआ तो रशिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे उनको ये लगा कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, और 1991 के बाद से ही एक ही दौर शुरू हो गया था रशिया में ये सोचना कि हमें बैलिस्टिक मिसाइलों, खासकर जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिसाइल है उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना ही है। और मॉस्को ने बोला कि हमारा जो नेबर है, खासकर जो चाइना है, वो जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और खासकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, उसको तैयार कर रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए मॉस्को ने बोला कि हमें भी बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। खैर, 1999 के बाद से रशिया की जो कमान है वो व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आ जाती है, और 2000 से लेकर 2014 तक का जो समय होता है उसमें रशिया बार बार ये पॉसिबिलिटी बताता है कि हम कभी भी जो आईएनएफ की ट्रीटी है, जिसके अंदर हमने एक अपने ऊपर ही बैन लगा लिया था शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल का प्रोडक्शन ना करने का, उसको हम कभी भी हटा सकते हैं। तो 2000 से लेकर 2013-14 तक ये बार बार कंसर्न उठाए जाते हैं, यूएस से आरोप लगाता है, और बार बार बस ये एक क्या कहते हैं काउंटर स्टेटमेंट चलती रहती है। और इस बीच यूएस से बार बार धमकियां देने लगता है कि हम अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो यूरोप में तैनात कर देगा। तो रशिया भी बस ये कहने लगता है कि हम भी इसके रिस्पॉन्स में अपनी जो मिसाइल हैं वो क्यूबा में अपनी तैनात कर देंगे, रशिया के दूसरे हिस्सों में तैनात कर देंगे ताकि यूएसए को टारगेट किया जा सके। लेकिन 2018 में यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया जो है वो इस आईएनएफ की ट्रीटी को नहीं मान रहा है। तो उस समय जो यूएसए का प्रेसिडेंट था वो था डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, सुनो, हम रशिया को दे रहे हैं 6 महीने, और इन 6 महीनों में अगर रशिया ये प्रूव कर देता कि वो इस आईएनएफ की ट्रीटी को मानता है, कि वो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की मिसाइलें प्रोडक्शन नहीं कर रहा और तैनात नहीं कर रहा है, तो हम इस ट्रीटी में रुकेंगे, नहीं तो हम निकल जाएंगे। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम निकल जाएंगे, तो रशिया का जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उसको लगा कि ये तो भाई धमकी दे रहा। तो रशिया ने तुरंत, जैसी ये 2 फरवरी 2019 को अपना स्टेटमेंट दिया, उसके तुरंत बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम इस
INF की जो ट्रीटी उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और इसके जवाब में 2 अगस्त 2019 को यूएसए ने भी अपनी जो ऑब्लिगेशन थी इस ट्रीटी से वो भी उसने हटा दी। और जब से यूएसए ने ये ट्रीटी सस्पेंड करी है, यूरोपियन और रशियन थिंक टैंकर्स के बीच में इस चीज़ की चर्चा है कि कहीं दोबारा से कहीं 1970 और 80 के दशक की तरह यूरोप में आर्म्स रेस तो नहीं लग जाएगी जिसमें सभी देश दोबारा से उसी फैक्ट्री लेवल स्केल के वेपन्स बनाने शुरू कर देंगे। तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि रशिया दोबारा से वो 1980 के दशक का दौर दोबारा से लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ये कोशिश कर रहे हैं कि रशिया का जो पुराना इतिहास था, खासकर यूएसएसआर को यूनिफाइड करना, अब उसके लिए किस हद तक जाना पड़े, चाहे आर्म्स रेस को शुरू करना पड़े, उस हद तक क्या रशिया जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।